हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि किसी भी मेजरमेंट को हम लोग राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे और उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। किन किन बातों पे ध्यान रखना है आपको और कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बच्चों कि आखिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है और उससे आपको किन किन क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो कि हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, हम इस पेन की लेंथ को मेजर कर रहे हैं और इस पेन की जो एक्चुअल लेंथ है, भगवान ने आपको बोला है कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पेन जो है बच्चों, एग्जैक्ट लेंथ इस पेन की है, मान लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर इस पेन की एग्जैक्ट लेंथ है। अब आप दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट है ए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बी, ठीक है। ए इंस्ट्रूमेंट जो है उसने इसकी लेंथ मेजर करके बतलाई, बच्चों 10.4 सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट ए जो था उसने आपको मेजर करके बतलाया 10.4 सेंटीमीटर है और इंस्ट्रूमेंट बी जो है ना, उसने आपको इसकी लेंथ मेजर करके बतलाई 9.52 सेंटीमीटर। 9.52 सेंटीमीटर। तो देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू के ज्यादा करीब है। ये वाली जो रीडिंग है इट इज मोर नियर टू या मोर क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो जो रीडिंग एग्जैक्ट वैल्यू के ज्यादा करीब होती है उसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोलेंगे? मोर एक्यूरेट। सो दिस इज मोर एक्यूरेट। समझ में आई बात? लेकिन बच्चों हमने बी में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रीड किया है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक करेक्टली रीड कर पाता है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको रीड करके बताएगा, जबकि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक रीड करके बताएगा। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स तक रीड करके आपको बतला पा रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो ये वाला जो रीडिंग होगा इट इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। मोर प्रिसाइज, क्लियर है। तो रीडिंग बी विल बी मोर प्रिसाइज। एक तरीका आपका ये हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। अगर मान लो आपको 2 रीडिंग दे रखा है, आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू चूज करनी है, तो जो वैल्यू रीडिंग एग्जैक्ट वैल्यू के ज्यादा करीब होगा उसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट, और जो रीडिंग में डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स तक आपका नंबर मेजर किया हुआ है उसको हम बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज है। क्लियर है? चलो दूसरा जो तरीका है बच्चों, जैसे मान लो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन कि 2 clocks are being tested against a standard clock, located in national laboratory at 10:0000 AM by the standard clock, the readings of 2 clocks, are बच्चों आपको
दोनों क्लॉक की रीडिंग्स दी हुई है। डे यहां पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और यहां पर क्लॉक ए दिया हुआ है, यहां पर क्लॉक बी की रीडिंग दी हुई है। ठीक है, तो रीडिंग्स कुछ इस तरीके से बच्चों, ये आपको बोल रहा है कि फर्स्ट डे में इसने रीड किया 10:00 सेकेंड। एग्जैक्ट 10 बजे को इसने क्या रीड किया? 10:00 सेकेंड। ये रीड किया 8:15 सेकेंड। सेकेंड 10:01 12 8:15 फिर आपको रीड करके बता रहा है कि 9:59 ये रीड करके बता रहा है 8:15 फिर ये रीड करके बता रहा है 10:01 फिर ये रीड करके बता रहा है 8:14 फिर ये रीड करके बता रहा है 9:58 फिर ये रीड करके बता रहा है 8:15 ठीक है, तो ये बच्चों ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। ये एकदम टाइम एक्यूरेट है। 10 बजे हम लोग देख रहे हैं तो क्लॉक ए जो था वो 5 दिन में ये रीडिंग दिया, क्लॉक बी जो था वो 5 दिन में ये रीडिंग दिया। अब आपको ये पता लगाना है कि क्लॉक ए और क्लॉक बी में कौन ज्यादा एक्यूरेट है, कौन ज्यादा प्रिसाइज है, और आप कौन सा क्लॉक को जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करोगे, कौन सा क्लॉक अच्छा है प्रेफर करोगे। तो देखो बच्चों, आपका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10:00 है, एग्जैक्ट 10 बजे। यहां पर देखो ये जो रीडिंग बता रहा है वो 10:05 सेकेंड, ये 10:01 कभी 9:59 59 सेकेंड, ये 10:01 ये 9:58 और 10 सेकेंड। तो इसकी जो रीडिंग है वो 9:58 से लेकर के 10:01 तक रीड कर रहा है। मतलब 3 मिनट के अंतराल में वो सारी रीडिंग्स दे रहा है। 9:58 भी कभी रीडिंग दिया तो कभी 10:01 भी रीडिंग दे रहा है ना। लेकिन ये वाली जो क्लॉक है बच्चों, ये वाली जो क्लॉक है वो हमेशा जो है वो 8:15 बस सेकेंड में इसका चेंज हो रहा है, इसका सेकेंड्स में चेंज हो रहा है। इसका डिफरेंस जो है हाईएस्ट रीडिंग और लोएस्ट रीडिंग वो बहुत कम है, ज्यादा वैल्यू स्कैटर्ड नहीं है, बिखरा हुआ वैल्यूज नहीं है। इसका वैल्यू ज्यादा स्कैटर्ड है, ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है रीडिंग। हां, इसकी जो रीडिंग है वो 10 बजे से ज्यादा क्लोज है, डेफिनेटली क्लोज है, तो ये मोर एक्यूरेट हुआ। ये आपका क्या हुआ? दिस रीडिंग इज मोर एक्यूरेट है ना। लेकिन ये रीडिंग बच्चों प्रिसाइज नहीं है। ये रीडिंग आपका ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। तो अगर रीडिंग्स में कोई रीडिंग जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस विल बी मोर प्रिसाइज। अब बात रही कि हम लोग कौन सा क्लॉक जो है वो प्रेफर करेंगे। हम वो क्लॉक प्रेफर करेंगे बच्चों जो जिसकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। हो सकता है कि इसका सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार हम इसको ठीक कर दिए तो ये हमेशा रीडिंग सही देगा। इसका रीडिंग क्यों गलत दे रहा है इसको समझ में ही नहीं आएगा। समझ मारी बात। तो हम लोग ये वाला क्लॉक प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग क्लॉक बी प्रेफर करेंगे। तो प्रेफर क्लॉक बी, क्लॉक बी क्लॉक को हम लोग प्रेफर करेंगे। हाँ, हालांकि इसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है बट ये ज्यादा प्रिसाइज है, और ज्यादा प्रिसाइज वाली इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि आपके पास गन है, ठीक है, आपके पास 3 गन है और आपने तीनों गन से शूट किया, ठीक है, तीनों गन से शूट किया, निशाना लगाया कुछ इस तरीके से। कहां चला गया? तो बच्चों गन ए जो है, ये गन ए है,
इससे आपने निशाना लगाया, ये आपका निशाना लगाने वाला है, ठीक है। तो जब आपने इससे निशाना लगाया, यहां पर गन बी के लिए भी बना देते हैं, ये आपका गन बी का है, और इससे आप लोग निशाना लगाए, और गन सी यहां पे है, ये आपका गन सी है, और इससे भी आप निशाना लगा रहे हो। तो आपको बताना है कि क्या ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, क्या ये प्रिसाइज है या नहीं है, ठीक है, ये आपको बतलाना है। देखो बच्चों, गन 1 जो था, जब आपने निशाना लगाया तो इसने कहीं यहां पे हिट किया, फर्स्ट बुलेट जाकर के यहां पे लगा, सेकंड बुलेट जो है वो यहां पे लगा, थर्ड बुलेट जो है वो यहां पे लगा, फोर्थ बुलेट जो है वो यहां पे लगा, ठीक है। गन बी जो है, उसकी जो बुलेट्स है वो जा करके एकदम सेंटर वाले पॉइंट में यहां पे लग रहा है, ठीक है। इसमें भी एक और रीडिंग्स था यहां पे पास में ऐसे, है ना। और गन सी जो है बच्चों, उसकी जो हीटिंग है, आप बुलेट जो लगा रहे हो वो जा करके यही जगह हिट कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ हिट किया। तो हर एक में आपने 5-5 बुलेट्स हिट किया, और जो बुलेट्स थी वो जाकर के कुछ इस तरीके से आपका टारगेट को हिट किया। आप निशाना तो सेंटर में लगाना चाहोगे ना, आप निशाना कहां लगाना चाहोगे, सेंटर में लगाना चाहोगे। तो सेंटर में आप निशाना लगाना चाह रहे थे और ये लगा इधर उधर, तो क्या ये एक्यूरेट है बच्चों? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू से एकदम दूर दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं हुआ, ठीक है। क्या ये प्रिसाइज है? ये प्रिसाइज भी नहीं है बच्चों, ये प्रिसाइज भी नहीं है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी, इसकी जो रीडिंग है वो बिखरी हुई है इधर उधर, है ना। कभी इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, हमेशा सेम टाइप की रीडिंग नहीं दे रहा। तो ये ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है। अब आते हैं इसमें, देखो ये हमेशा बुलेट जो है वो एकदम सेंटर के करीब लगा है, तो ये वाला जो गन है वो क्या एक्यूरेट है? यस, ये एक्यूरेट है। क्या ये प्रिसाइज है? इसकी वैल्यू देखो ज्यादा बिखरी हुई नहीं है, ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, तो ये प्रिसाइज भी होगा। क्लियर है? गन सी की बात करें तो क्या ये एक्यूरेट है बच्चों? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आप मारना चाह रहे थे सेंटर में, जा रहा है कहीं और, जा रहा है कहीं और, ठीक है। और क्या ये प्रिसाइज है? तो यस बच्चों, ये प्रिसाइज है। तो सबसे बेस्ट गन तो आपका बी हो गया बच्चों, क्योंकि ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमेशा आप शूट करोगे जहां पर चाहते हो वहीं पर जाके लगेगा निशाना। समझ में आ रही बात? तो ये आपका गांडीव हो गया, मतलब धनुष, अर्जुन का धनुष, ठीक है। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, शिव भगवान के द्वारा दिया। नेक्स्ट जो है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गन ए और गन सी में आप किसको प्रिफर करोगे, गन ए और गन सी में आप किसको प्रिफर करोगे बच्चों, तो देखो ये ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, हम ज्यादा प्रिसाइज वाली गन चूज करेंगे। हां, इस वाले गन में हो सकता है कि कुछ मिस्टेक के कारण, हवा हुआ के कारण, या फिर उसका बैरल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, उसके कारण जो निशाना है वो इधर लग रहा है, लेकिन उसको हम ठीक करके हम लोग ऐसा सेट कर सकते हैं कि निशाना जो है वो सही लगे, और हमेशा जो निशाना है वो सही लगना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये आपका गन सी हम लोग प्रिफर करेंगे रादर देन गन ए। सबसे बेस्ट तो आपका गन बी है, उसका तुलना कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको पूछा जा सकता है प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी में, कि मान लो आपने बहुत सारी रीडिंग्स ली बच्चों, आपने बहुत सारी, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कॉलेज चले गए, ठीक है, आप कोरोना का दवा बना रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, और आपने बहुत सारी रीडिंग्स ली। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रीडिंग्स लेते हैं ना, तो बहुत सारी रीडिंग्स ली बच्चों, उसमें नंबर्स ऑफ रीडिंग्स, नंबर्स ऑफ रीडिंग वो हम लोग वाई एक्सिस में ऑफ गिवन वैल्यू, ये हम लोग वाई एक्सिस में ले लेंगे, और यहां पर रीडिंग हम लोग ले लेंगे। रीडिंग आपका क्या क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा बात बच्चों कि हमारा जो सेकंड ग्राफ है उसमें भी हम लोग यही कोऑर्डिनेट ले लेंगे, नंबर्स ऑफ रीडिंग ऑफ गिवन
वैल्यू, और इधर हम लोग रीडिंग ले लेंगे, रीडिंग, ठीक है, इधर हम लोग रीडिंग ले लेंगे। अब बच्चों फर्स्ट जो ग्राफ है ये आपको दे रखा है कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और दूसरा जो ग्राफ है वो आपको दे रखा है कुछ ऐसा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लो बच्चों कि आपकी जो रीडिंग है वो यहां पर 4.47 से लेकर के 4.472 से लेकर के 4.959 तक लाई कर रही है। जो भी रीडिंग्स है, ये वाली वैल्यू है 4.472 और ये वाली वैल्यू है 4.952। तो इस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग इतनी रीडिंग्स आई, इस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग इतनी रीडिंग्स आई, है ना। जैसे मान लो 4.75 आया तो उसके करस्पॉन्डिंग इतना नंबर, इतना टाइम्स जो है वो ये वाली रीडिंग आ रही है, इतना टाइम्स जो है वो ये वाली रीडिंग आ रही है, इतना टाइम्स जो है वो ये वाली रीडिंग है। तो यहां पर आपकी रीडिंग जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज नहीं आ रही है ना। आपकी जो रीडिंग है वो यहां से यहां तक के बीच में ही आ रही है, जो भी रीडिंग्स है। लेकिन यहां पे बच्चों जो रीडिंग्स है वो ज्यादा स्कैटर्ड है। यहां पर 3.5 से लेकर के 5.5 के बीच में रीडिंग्स आ रही है, ठीक है। 5, इसको ले लो 572, इसको ले लो 532, जो भी है। तो आपकी जो रीडिंग्स है वो डिफरेंट यहां पर आ रही है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज हो गया बच्चों। दिस विल बी मोर प्रिसाइज, दिस विल बी मोर प्रिसाइज एंड दिस विल बी लेस प्रिसाइज, क्योंकि यहां पर बहुत स्कैटर्ड वैल्यू आपका आ रहा है। कभी मेजर कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है, कभी मेजर कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है। तो 3.5 से लेकर के 5.5 के बीच में रीडिंग आ रहा है, तो इट विल बी लेस प्रिसाइज। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ये आपका हो गया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या डिफरेंस होता है बच्चों। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जब भी हम लोग कोई चीज रीड करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये जो पेन है इसकी लेंथ मेजर करके बतलाओ, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू रीड नहीं कर पाते हो, कुछ ना कुछ इसमें एरर्स आ जाता है ना। तो वो एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं और एरर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरर्स जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें भी आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो बच्चों एरर्स जो है वो सबसे पहली बात कि 3 टाइप का एरर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट हमको देखना है कि हमारे पास जो एरर्स है वो 3 टाइप का एरर्स है, ठीक है। फर्स्ट जो है जिसको हम लोग बोले थे सिस्टमैटिक एरर, क्या बोले थे? सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। देखो सिस्टमैटिक एरर जो है बच्चों वो ऐसा एरर होता है जिसका रीजन हमें पता हो, ठीक है। भैया ये गलती, इसको मेजर कर रहे हैं तो हर बार गलती आ रहा है, लेकिन वो गलती क्यों आ रहा है ये हमको पता है, तो हम उसे बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर जो है वो अगेन 3 कैटेगरी में हम इसको लाते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका आता है, कौन सा आता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरा जो आता है बच्चों ये आपका आता है इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। और तीसरा जो आता है यह आपका आता है ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर आपका 3 टाइप का हो गया। सिस्टमैटिक एरर, इसका रीजन हमें पता है। मान लो हम जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्केल हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें मार्किंग जो है वही गलत बना दिया है, 1 mm जो है वो थोड़ा बड़ा बना दिया है, तो आपका रीडिंग गलत आएगा ना। तो अगर आपको पता चल गया कि मेरा इंस्ट्रूमेंट गलत है, इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वही गलत है, तो हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे, हम दूसरा स्केल से मेजर करेंगे, है ना। तो वो आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर में। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है, माइक्रोस्कोप ही गड़बड़ है, तो भैया वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरा आपका इन्वायरमेंटल एरर आता है। जैसे इन्वायरमेंटल एरर में क्या है कि मान लो आप एक ऐसा स्केल से लेंथ मेजर कर रहे हो जो कि मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। और आप बहुत हाई टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बहुत हाई टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हो। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि स्केल जो है वो एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, इलोंगेट होगा। तो स्केल के हर एक
1 mm की जो डिवीजन रहेगी वो भी तो बढ़ जाएगी, ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, है ना। तो वहां पर इन्वायरमेंटल एरर के कारण आपका क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो गया और वो आ गया एरर, तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर, है ना। तो उसके लिए हम लोग हाई टेम्परेचर पे नहीं मेजर करेंगे। जैसे मान लो आप एक डस्टर है या फिर कोई एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसकी वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम मेजर करोगे, आप मान लो एक ह्यूमिड एटमोस्फेयर में चले गए जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो वुडन ब्लॉक है वो फुल करके बड़ा हो जाएगा ना, ह्यूमिडिटी के कारण वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर इन्वायरमेंटल एरर के कारण ऑलरेडी वॉल्यूम बड़ा हो चुका है, तो आपका रीडिंग जो है वो गलत आएगा, ठीक है। तो वो आ गया इन्वायरमेंटल एरर में। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होता है कि रीडिंग आपका आंख ही खराब है मान लो, ठीक है, बिना चश्मा पहने आप रीडिंग ले रहे हो और आपको आपका आंख खराब है, ठीक है, तो आप रीडिंग क्या लोगे, गलत लोगे। आपको रीडिंग लेने आता ही नहीं है ना, आपको मेजर करने नहीं आता, आपको सेंटीमीटर मीटर में क्या मिलीमीटर में क्या अंतर है वो फर्क ही नहीं पता है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं पता ही नहीं है, और आप जा चले गए रीडिंग लेने, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशनल। तो हम आदमी को चेंज कर देंगे कि तुमको नहीं आता, हटाओ, दूसरे को लेने दो, ठीक है, तो आदमी को चेंज करके हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर को ठीक कर सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक एरर में आता है, इसका रीजन हमको पता है और रीजन पता है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट जो एरर आता है वो आपका आता है रैंडम एरर। क्या आता है, कहां चला गया पेन, रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर जो होता है वो ऐसा एरर होता है जिसका रीजन हमको नहीं पता, ठीक है, हम सब कुछ ठीक रखे हुए हैं, मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, स्केल ठीक है, सब कुछ एकदम बेस्ट है, ऑब्जर्वेशन जो लड़का ले रहा है वो भी एकदम टॉपर है, बढ़िया है एकदम, सब उसका आंख वांख सब ठीक है, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा गर्मी, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है, लेकिन भी हर बार क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें रीडिंग में एरर आ जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम उसे बोलेंगे रैंडम एरर, जिसका रीजन हमें नहीं पता चल रहा है, जिसका रीजन हमें नहीं पता हो। तो बच्चों रैंडम एरर को ठीक करने का तरीका यह है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दे, क्या कर दे, बढ़ा दे, ठीक है। अगर जैसे मान लो हम इसको एक बार रीड किए, ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आया, एक्स एरर आया, है ना। अब हम इसको 10 बार रीड करेंगे तो और उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो एरर जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम रैंडम एरर को कम करने के लिए नंबर ऑफ रीडिंग्स को बढ़ा देते हैं और उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तो रैंडम एरर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आई बात। तो टू डिक्रीज रैंडम एरर सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ठीक है। वी इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो बच्चा, यहां पर एक बहुत ही कमाल की बात है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो कि हम 100 रीडिंग्स लिए, 100 रीडिंग्स लिए, ठीक है, 100 रीडिंग्स लिए, तो हमारा जो एरर आया बच्चों, एरर जो आया वो आपका x आया। कितना आया, x एरर आया। मान लो हम इसको 100 बार मेजर किए तो उसमें x जो है आपका एरर आया। अब हम अपनी रीडिंग्स को 500 बार कर दे रहे हैं। कितनी बार, 500 बार। अब हम रीडिंग्स को क्या कर दे रहे हैं, 500 बार कर दे रहे हैं। 500 बार का मतलब होता है बच्चों 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो अब जो एरर होगा, अब जो एरर आएगा वो x/5 हो जाएगा, 5 टाइम्स कम हो जाता है बच्चों। तो अगर हम रीडिंग्स को n टाइम्स बढ़ा दें तो एरर्स जो है वो n टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, समझे। तो मान लो अगर हम 5 बार इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो एरर है वो आपका x है, ठीक है। अब हम इसको 25 बार रीड करेंगे, 25 बार रीड करने का मतलब है 5 टाइम्स बढ़ा देना। 30 बार रीड करने का मतलब है 6 बार बढ़ा देना, 6 टाइम्स बढ़ा देना। 20 बार रीडिंग करने का मतलब 4 टाइम्स बढ़ा देना। तो अगर हम इसको 30 टाइम्स अगर रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो रीडिंग है वो 6 टाइम्स बढ़ गया, 6×5 = 30, है ना। तो एरर जो है वो x/6 हो जाएगा। समझ हमारी बात, क्लियर है। तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये चीज, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो एरर का कैटेगरी है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। तो ये जो है, ये जो भी आदमी ऑब्जर्व कर रहा है
उसके केयरलेसनेस के कारण होता है, आइदर उसको ऑब्जर्वेशन लेने नहीं आता है, ठीक है, या फिर उसको प्रॉपर उसने अरेंजमेंट नहीं किया है रीडिंग लेने के लिए, है ना, या फिर उसका ऑब्जर्वेशन खराब है, आंख खराब है, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट में कर रहा है, जैसे आप ट्रेन में चल रहे हो और कोई चीज मेजर कर रहे हो, तो वहां ट्रेन तो हिलते रहता है ना, ऐसे डर 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 डर, तो वो भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हिलते रहेगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है वो गड़बड़ होगी। तो वैसे रीडिंग्स को हम लोग ग्रॉस एरर में लाते हैं। समझ में आई बात? 3 टाइप्स के एरर्स जो है, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। क्लियर है? चलो बच्चों, अब जो है, अब हम लोग देखने वाले हैं खतरनाक चीज, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। अगर हम लोगों को कोई रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें गलती आ रही है, ठीक है, गलती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस गलती को बतला दें तो वो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। हम बोले कि हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं, है ना, तो इसकी लेंथ हम हर एक बार मेजर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गलती आ रही है, तो इस हम एरर को बतला देंगे कि हाँ, इसमें इतना का गलती हो सकता है, इससे ज्यादा का गलती नहीं हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको 6-7 रीडिंग दिया जाएगा और उसमें आपको बोलेगा कि एरर को रिप्रेजेंट बतलाओ। फ्रैक्शनल एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर किसे बोलेंगे, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलो, जैसे बच्चों मान लो कि आपको कुछ रीडिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन विथ वर्नियर कैलिपर while measuring the length of cylinder, while measuring the length of cylinder, ठीक है, और रीडिंग्स आपको दे रखा है, फर्स्ट 3.29 सेंटीमीटर, मतलब इसको हटाओ, 3.28 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.30 सेंटीमीटर, 3.30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब आपको यहां पर पूछ रहा है बच्चों कि भैया मीन मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर बतलाओ, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है वो भी लिख देते हैं। फर्स्ट आपको पूछ रहा है कि मीन लेंथ और मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ये बतलाना है। दूसरा आपको बतलाना है, कहां चला गया यार, दूसरा आपको बतलाना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। थर्ड आपको बोल रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बतलाओ, मीन एब्सोल्यूट एरर बतलाओ, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है फोर्थ रिलेटिव एरर, और फिफ्थ आपको पूछ रहा है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये सारी एरर्स आपको पूछी जा रही है ना। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे बच्चों, कैसे हम लोग ये सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। देखो ये सारी रीडिंग्स है, कोई भी सिलेंडर की लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं और ये सारी जो है
ये आपको रीडिंग्स दे रखी है, ठीक है। तो हमें एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द सिलेंडर पता नहीं है, हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इन सारे रीडिंग्स की मीन वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मीन वैल्यू ले लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमको मिलेगा मीन वैल्यू, ठीक है। तो उसे ही अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है बच्चों, तो हम मीन वैल्यू को ही एक्यूरेट वैल्यू ले लेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलो सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड कर दो आप, ठीक है। 3.29 जो भी है सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। लिख लेते हैं हम 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27। यहां पर बहुत ज्यादा रीडिंग दे दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में कम देगा। अब देखो नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना हो गया? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आपकी मीन वैल्यू जो आएगी, ए मीन जिसको बोलेंगे, ये आपका आ जाएगा बच्चों 3.28875 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर आपकी रीडिंग्स में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 3.28 है ना, तो डेसिमल के बाद हम लोग लिखेंगे ये 3.29 तक हम लोग राउंड ऑफ कर दिए। कितना राउंड ऑफ कर दिए? 3.29। क्यों ऐसा किए? क्योंकि देखो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक मेजर कर सकता है। डेसिमल के बाद वर्नियर कैलिपर 2 ही डिजिट तक मेजर कर सकता है, तो हम इसे राउंड ऑफ कर दिए। अब बच्चों फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, मीन वैल्यू और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, है ना। हमने सारी रीडिंग्स ली, उसकी एवरेज वैल्यू ले ली। अब आपको पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, रीडिंग 1, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये हो जाएगा मीन रीडिंग माइनस रीडिंग 1। अब देखो मीन रीडिंग जो निकाले उसमें से रीडिंग 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.29 माइनस 3.29 बोले तो 0। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 हो गया, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं डेल्टा A1। क्या बोलते हैं? डेल्टा A1। वैसे ही डेल्टा A2 निकालेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, तो ये हो जाएगा मीन वाली मतलब 3.29 माइनस सेकेंड रीडिंग है 3.28, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हर एक रीडिंग को निकालेंगे, हर एक में आपका एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे, ठीक है। हर एक में आपका एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे, डेल्टा A2 डेल्टा A3, वैसे ही डेल्टा A8 आ जाएगा, डेल्टा A8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर पूरा कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, आपको खुद से करना है इसको, ठीक है। तो देखो वैसे ही हम लोग सब में निकाले तो डेल्टा A1 जो है वो कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, डेल्टा A2 कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, डेल्टा A3 कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3, डेल्टा A8 जो होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 8, ठीक है। अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा A मीन, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बच्चों हर एक एब्सोल्यूट एरर की मैग्नीट्यूड को हमको ऐड करना है। देखो एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपका पॉजिटिव भी होगा या फिर नेगेटिव भी होगा, हो सकता है कि किसी में आप सब्सेट करो तो नेगेटिव आ जाए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सबकी मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐड करेंगे, प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा A8 डिवाइडेड बाय मोड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना है? 8। तो ये आपको दे देगा बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई बात? अब जैसे आप इस पेन की या सिलेंडर की लेंथ की रीडिंग बतलाओगे, तो रीडिंग आप क्या बतलाओगे बच्चों? रीडिंग विल बी, जो हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाली थी, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर में। क्या आएगा? सेंटीमीटर में।
देखो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसकी यूनिट जो है वो होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर की जो है वो यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीडिंग। अब देखो नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना, हम कैलकुलेट नहीं किया, हम छोड़ दिए वहीं पे। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इसी को बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो ये क्या होता है कि ये जो एरर है वो इसमें आया है ना, तो इसका हम लोग फ्रैक्शनल ले लेते हैं, मतलब डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। तो ये आपका रिलेटिव एरर आएगा या फिर फ्रैक्शनल आएगा। ध्यान से देखो, इसमें ये जो है ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये आपका यूनिटलेस हो जाएगा या फिर डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो दिस इज यूनिटलेस। यूनिटलेस बच्चों, कभी भी आपको रीडिंग जो है वो अगर ऐसा दे रखा है कि ए मीन सेंटीमीटर प्लस माइनस जो भी है, जो भी रीडिंग्स है यहां पर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो देखो अगर आपको कभी भी रीडिंग इस फॉर्म में दिया हुआ है कि दिस सेंटीमीटर प्लस माइनस दिस वन, तो ये ध्यान रखो कि यहां पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये रिलेटिव एरर है। कभी कभी होता है क्या कि आपको रीडिंग दिया हुआ है और हमको कंफ्यूजन होता है कि वो एब्सोल्यूट एरर है कि रिलेटिव एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर होगा तो उसमें यूनिट होगा, अगर रिलेटिव एरर है तो उसमें यूनिट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में सुनने को। देखो मान लो हम बोलते हैं कि 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर और एक में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5। तो बेटा यहां पर ये जो है ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और यहां पर क्योंकि यहां पे यूनिट है ना, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो ये तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर है। और ये जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, सो दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर। मतलब ये डेल्टा ए मीन बाई ए मीन की वैल्यू दे रखी है, समझ में आ रही बात? तो वहां से डेल्टा ए मीन निकालना होगा अगर आपको एरर पूछ रहा है तो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है ये आपका परसेंटेज एरर आता है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों? तो रिलेटिव एरर इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर होगा। जैसे हम लोग कभी कभी एरर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए मीन प्लस माइनस परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%, तो बोलेंगे कि इसकी रीडिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें 1% का गलत ज्यादा या कम हो सकता है, 1% का इसमें एरर है बच्चों। समझ में आ रही है बात? चलो, तो ये हो गया बच्चों आपका एरर। 3 टाइप का एरर, एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, और तीसरा जो है वो है आपका परसेंटेज एरर। क्लियर है? चलो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो और भी खतरनाक चीज देखने वाले हैं, दैट इज प्रोपागेशन ऑफ एरर। प्रोपागेशन ऑफ एरर, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक प्लेट है, एक स्क्वायर शेप का प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, अब हम बोल रहे हैं कि उसका एरिया मेजर करो। तो एरिया आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, आप पहले उसकी लेंथ मेजर करोगे, विड्थ मेजर करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के आप एरिया मेजर करोगे। तो जब हम लेंथ मेजर करेंगे तो लेंथ में एरर होगा, विड्थ मेजर करेंगे तो विड्थ में एरर होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर एरिया में भी आएगा, क्योंकि लेंथ में एरर है, विड्थ में एरर है, तो उसके एरिया में भी एरर आएगा। तो बच्चों जब हम लोग लेंथ में एरर है, विड्थ में एरर है, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया में कितना एरर आएगा उसको हम बोलते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर। समझ में आ रही बात? क्लियर है? देखो जैसे मान लो अब इसमें 3-4 एक्सप्रेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो x इज इक्वल टू ए प्लस बी है। क्या है? a प्लस बी। ए जो है बच्चों ये आपका
ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, प्लस माइनस डेल्टा ए। जब हम लोग ए की रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें एरर है डेल्टा ए। बी की जो रीडिंग ली है उसमें आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब एक्स जो है वो ए प्लस बी है, तो उस केस में क्या होगा कि ए में एरर है, बी में एरर है, तो एक्स में भी तो एरर होगा। तो डेल्टा एक्स जो होगा बच्चों, एक्स में जो एरर होगा वो होगा, जब भी हम लोग बतलाएंगे दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर जो है वो हमेशा ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेल्टा एक्स, तो हम जब रीडिंग बतलाएंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बतलाएंगे बच्चों, और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसे बतलाएंगे रीडिंग। समझ में आ रही बात? इसको ऐड करके बतला देंगे एक्स की वैल्यू, और डेल्टा एक्स बतलाएंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड, मान लो आप ऑपरेट कर रहे हो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो इस केस में बच्चों आपका डेल्टा एक्स जो होगा अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है, ऐड होता है हमेशा, चाहे आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, एरर हमेशा ऐड होगा। यहां पर आप बोलोगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो सर एक्स की वैल्यू तो हम निकालेंगे ए माइनस बी करके, लेकिन जब हम लोग एरर बतलाएंगे तो हम लोग दोनों का एरर को ऐड करके बतलाएंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है बच्चों, ये आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, थर्ड जो है ये आपका है, जब भी हम लोग को x इज इक्वल टू ए इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है, तो इस केस में बच्चों हम लोग रिलेटिव एरर लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अगर हमको डेल्टा एक्स निकालना है तो हम करेंगे x इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और x को क्या लिखेंगे, x विल बी a इंटू बी, x विल बी a इंटू बी। समझ में आई बात? तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, b डेल्टा ए प्लस a डेल्टा बी, b डेल्टा ए प्लस a डेल्टा बी। समझ में आई बात? नेक्स्ट जो है बच्चों फोर्थ नंबर, अगर मान लो आपको x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b है, तो आप लिखोगे डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगेन एरर जो है वो हमेशा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, एरर जो है वो हमेशा ऐड होगा। यहां पर रिलेटिव एरर भी क्या होगा, ऐड होगा। तो आप डेल्टा एक्स अगर निकालोगे तो एक्स इंटू दिस वन करोगे, एक्स को लिखेंगे ए बाई बी, डेल्टा ए, क्या आ रहा है भाई उधर से, कुछ सांप वाप आया कि चूहा हुआ आया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये आपका रीडिंग आ गया। समझ में आ रही है बात? चलो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जनरल केस देखते हैं। ये चीज आप लोग का नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो जस्ट हम आपको याद दिला रहे हैं। अगर हम जनरली बात करें कि x इज इक्वल टू, मान लो आपको a टू दी पावर n दिया हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा x बाई एक्स जो होगा वो आपका n टाइम्स डेल्टा a बाई a होगा। समझ आ रही बात? डेल्टा a बाई a होगा, n टाइम्स डेल्टा a बाई a हो जाएगा। मान लो बच्चों फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ। मान लो बच्चों कि आपको जनरली दे रखा है x इज इक्वल टू a टू दी पावर a b टू दी पावर b डिवाइडेड बाई c टू दी पावर c। तो डेल्टा x बाई एक्स जो होता है वो आपका होता है, देखो पावर जो है वो सामने आ जाएगा, a इंटू डेल्टा a बाई a प्लस b इंटू डेल्टा b बाई b प्लस c इंटू डेल्टा c बाई c। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो, एरर के केस में हमेशा जो है वो ऐड होगा, ठीक है। देखो यहां पर बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है कि मान लो सम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पाई, ठीक है, पाई इंटू ए टू दी पावर ए डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर बी है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स
पाई में बच्चों कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, तो पाई कांस्टेंट टर्म को हम लोग हटा देंगे, तो ये आ जाएगा a इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस b इंटू डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। क्लियर है? 7th टाइप। 8th टाइप आपको ध्यान रखना है, ये जो है हम लाल पेन से लिखेंगे, ये आपका चेंज देख रहे हैं। अब हम चेंज देखो बच्चों, एरर में और चेंज में डिफरेंस है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये आपका रिलेशन है x इज इक्वल टू a टू द पावर a b टू द पावर b और डिवाइड बाय c टू द पावर c, तो आप x में एरर फाइंड आउट करो, तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि a में अगर हम इतना चेंज करते हैं, b में अगर हम इतना चेंज करते हैं, तो x में कितना चेंज होगा, अगर आपको चेंज पूछा जा रहा है तो जो डिवाइड में आता है उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है? चेंज, तो अगर मान लो x इज इक्वल टू a टू द पावर a है, b टू द पावर b है, और पाई से भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कांस्टेंट टर्म, c टू द पावर c है, तो चेंज इन x बाई x विल बी इक्वल टू a टाइम्स चेंज इन a बाई a प्लस b टाइम्स चेंज इन b बाई b, और बच्चों यहां पर माइनस लिखेंगे c टाइम्स चेंज इन c बाई c। ठीक है? दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन a बाई a, फ्रैक्शनल चेंज इन b, फ्रैक्शनल चेंज इन c। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज चेंज आएगा, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का अब हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको ये सारी चीजें आपके कॉपी में लिखाया हुआ है, तो आपको इसको उतारने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर जो भी क्वेश्चन देंगे आपको वो क्वेश्चन जो है उसमें टूट पड़ना है। समझ में आ रही बात? जो भी क्वेश्चन यहां पर लिखे आपको खुद से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में आपको टूटना है, पेन कॉपी क्वेश्चन में उठाना है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो बोल रहा है कि बच्चों इनिशियल टेम्परेचर इज 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनल टेम्परेचर इज 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट the rise in temperature with proper error limits। ठीक है? with proper error limits। तो बच्चों कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखी है, फाइनल टेम्परेचर आपको दे रखी है, आपको यह बतलाना है कि कितनी टेम्परेचर जो है वो राइज की है ना, विथ एरर लिमिट्स। तो बच्चों देखो यहां पे मैं बोलूंगा कि क्या यहां पर x इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर रहे हैं हम लोग, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे, वही आपका चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली बात कि हम लोग फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करो, तो इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 78.3 में 40.6 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1 एलसीएम ले लो। ये कितना हो जाएगा 1 एलसीएम ले लिए 13 में 6 गया, 13 में 6 गया 7, यहां पर 7 आ गया तो 7 37.7, तो 37.7 डिग्री आ गया। अब इसमें हम लोग एरर बतलाएंगे, तो आप प्लस करो या माइनस करो, एरर के केस में हमेशा ऐड होता है। तो इसका एरर बच्चों यहां पर देखो ये डिग्री सेल्सियस है, इसका भी यूनिट और इसका भी यूनिट, मतलब ये एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट एरर। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.3 तो यह आ जाएगा 0.5 डिग्री
सेल्सियस। सो दिस इज द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरे सॉल्व कर लिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है सबको। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.08, 8 प्लस माइनस 0.08 एंड b इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.06, लेट x इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू a प्लस b, y इज इक्वल टू a माइनस b, y इज इक्वल टू a माइनस b एंड z जो है बच्चों ये आपको दे रखा है ab, कितना दे रखा है ab। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एरर इन x, y एंड z, x, y एंड z इज, और आपको ऑप्शन दे रखा है बच्चों x इज इक्वल टू वाई विच इज लेस देन z, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू वाई विच इज ग्रेटर देन z, थर्ड ऑप्शन दे रखा है x इज लेस देन z इज लेस देन y, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है x इज ग्रेटर देन z विच इज लेस देन y। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अरे बैठे बैठे मत सोचो, सॉल्व करो। चलो तो देखो भाई x जो है वो a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी, तो परसेंटेज एरर x क्या हो जाएगा, a प्लस बी बोले तो 8 प्लस 6 क्या, 8 प्लस 6 बोले तो 14 प्लस माइनस, इसमें एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 0.08 प्लस 0.06 ये बन जाएगा 0.14, ये x की रीडिंग आ जाएगी। अब बच्चों इसमें आपको परसेंटेज एरर पूछ रहा है, मतलब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 करेंगे, तो डेल्टा x ये हो गया, x ये हो गया, तो 0.14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100, तो ये देखो 1% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1%, 14, अरे 1% आ गया। नेक्स्ट जो है वो आपको बोल रहा है y इज इक्वल टू a माइनस बी, तो y इज इक्वल टू a माइनस बी करोगे तो 8 माइनस 6 जो होता है वो 2 होता है, प्लस माइनस एरर के केस में हम लोग ऐड करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, तो डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 परसेंटेज एरर जो आएगा वो आ जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 7%, कितना आ जाएगा 7%, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो z में बोल रहा है a इंटू बी, तो z में a इंटू बी, तो डायरेक्टली आपको करना है डेल्टा z बाई जेड, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाई a, मतलब 0.08 डिवाइड बाई 8, 0.08 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 6, अगर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको परसेंटेज एरर दे देगा। तो बच्चों ये देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बाई 8 1 हो जाएगा, 6 बाई 6 1 हो जाएगा, मतलब 2% आ जाएगा। तो देखो क्लियर कट दिख रहा है कि y सबसे ज्यादा है, उसके बाद z है, उसके बाद x है, तो y सबसे ज्यादा, उसके बाद z, उसके बाद x, बोले तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि द साइड ऑफ क्यूब, द साइड of a cube, the side of a cube is 2.00 plus minus 0.01 centimeter, plus minus 0.01 centimeter. The volume and surface area of cube and surface area of cube are respectively
तो बच्चों आपको वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? अब ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लो, ठीक है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना विथ प्रॉपर एरर लिमिट बतलाना है। बच्चों ये साइड लेंथ है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो सरफेस एरिया जो होता है, पहले तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम जो होता है वो होता है एल क्यूब। क्या होता है? एल क्यूब। तो डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल। बच्चों वॉल्यूम जो होगा वो एल क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब मतलब 8.00 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 8.00 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्यूब कर दिए ना तो 8.00 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब डेल्टा वी जो होगा वो जाएगा 8 इंटू 3। डेल्टा एल कितना है? 0.01 और एल कितना है? 2.00। ये डेसिमल हटा, ठीक है, तो 1/200। तो ये कितना आ गया? ये आपका 4 टाइम्स हो गया। 4 तिया 12 मतलब 0.12 आ गया। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.12। तो बच्चों आप वॉल्यूम लिखोगे 8.00 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। कितना लिखोगे? सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं एरर्स, एरिया। तो एरिया जो होता है क्यूब है बच्चों, तो उसका 6 इंटू एल स्क्वायर होगा। क्या होगा? 6 इंटू एल स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करो। 6 इंटू एल कितना है? 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया में डेल्टा ए कितना होगा वो हमें निकालना है। तो डेल्टा ए बाई ए जब करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट हट जाता है, 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा ए हो जाएगा बच्चों एरिया 24 इंटू 2। डेल्टा एल कितना है? 0.01 डिवाइड बाय एल है 2.00। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 0.24 हो जाएगा। तो अब हम एरिया लिखेंगे बच्चों, एरिया हम लिखेंगे 24 प्लस माइनस 0.24। तो एरिया हम लिखेंगे 24 प्लस माइनस 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वॉल्यूम भी निकाल लिए और एरिया भी निकाल लिए। क्लियर है? चलो तो बच्चों इस पे बेस्ड हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा। एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का असाइनमेंट आज चला गया है, ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस के फिर से हम एक असाइनमेंट भेजेंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी खत्म करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से 5-6 के दिनों के अंतराल में हम लोग हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, हर एक चीज, हर एक टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।